सेट नंबर 257 नंबर हम लोग देखते हैं। क्या है 257 नंबर सेट? आज भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और इस शानदार क्वेश्चन का हम लोग शानदार तरीके से इसका सलूशन करते हैं, अंजाम देते हैं इसको। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास पड़ चुका है और ये पहला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। अच्छा सवाल है ये। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? ध्वनि की तीव्रता, एक बात बताइएगा, सबसे पहली बात तो आप लोग ये बताइएगा ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। तो कहिएगा ध्वनि की तीव्रता स्तर, जैसे आप लोग कहते हैं कि ध्वनि की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, तो ध्वनि की तीव्रता स्तर बेल या डेसिबल में मापी जाती है। बेल या डेसिबल में, देखिएगा, बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है और इसे ऑडियोमीटर द्वारा मापी जाती है। लोग नहीं कहता है कि इतना बेल का साउंड है, बल्कि इतना डेसिबल का साउंड है, इतना डेसिबल का साउंड है, तो वही तो है। और इसका बड़ा मात्रक बेल होता है, छोटा मात्रक डेसिबल होती है। तो हम पहली बातें तो ये लिख देने जा रहे हैं कि क्रोनोमीटर क्या है। तो कहिएगा जहाज़ों में, पानी वाले जहाज़ों में, समुद्री जहाज़ों में समय मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्री जहाज़ों में समय मापने वाला यंत्र, समय मापने वाला यंत्र है, मापने वाला यंत्र है हमारा, ये यंत्र है जिसका नाम क्या है? क्रोनोमीटर कहते हैं, क्रोनोमीटर। ये बताइए, एनीमोमीटर से हवा की गति और शक्ति का मेजरमेंट किया जाता है। हवा की गति एवं शक्ति, हवा की गति एवं शक्ति का मेजरमेंट किया जाता है एनीमोमीटर से। और ये ऑडियोमीटर जो होती है ध्वनि की तीव्रता को मेजरमेंट करता है, ऑडियोमीटर। याद रखेंगे ध्वनि की तीव्रता को हम लोग बेल या डेसिबल में व्यक्त करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को बेल या डेसिबल में, डेसिबल जिसको शॉर्टकट में डीबी कहा जाता है, में व्यक्त की जाती है, बेल या डेसिबल में व्यक्त की जाती है। यही तो बातें हो गई आपका यहाँ पर। तो बता दीजिएगा, कोई ऐसा ऑप्शन हो तो हमें बता दीजिए, आप लोग बड़ी प्यार से बतला दीजिए, कोई है ऐसा ऑप्शन क्या? तो हाँ है, तो ऐसा ऑप्शन तो मिल ही गया आपका, यहाँ पर मिल गया ना ऑप्शन यहाँ पर। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। एक दिन और बताए थे, भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? किसकी उपस्थिति में? भारहीनता की उपस्थिति में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार हो जाएगा। किस आकार का हो जाएगा? तो कह दीजिएगा कि भारहीनता का मतलब कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, तो हम लोग कह देंगे कि गुरुत्वाकर्षण के अभाव में। एक बात समझ लीजिएगा, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में गर्म गैसें ऊपर नहीं उठ पाती है, गुरुत्वाकर्षण के अभाव में गर्म गैस ऊपर नहीं उठ पाती है, ठीक ना, नहीं उठ पाती है और संवहन नहीं होता है, जिससे ऑक्सीजन चारों ओर समान रूप से क्या करती है? फैलती है और ज्वाला को भी क्या कर देती है? गोलाकार कर देती है। तो यही कारण है कि ये बताइए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार हो जाती है। कैसा? गोलाकार हो जाती है। कैसे, क्यों भाई? तो कहिएगा भारहीनता आपका गुरुत्वाकर्षण के अभाव में, यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ लिख दे रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के अभाव में गुरुत्वाकर्षण के एब्सेंटी में अभाव में गर्म गैस ऊपर नहीं उठ पाती है और संवहन नहीं हो पाता है। सही बात है, नहीं उठ पाती है और संवहन नहीं होता है,
और संवहन कन्वेक्शन और संवहन नहीं हो पाती है। और ये बातें तो समझ गए कि संवहन नहीं हो पाती है जिसके नहीं हो पाती है, नहीं होता है यानी कि संवहन नहीं होता है, सिंपल नहीं होता है। और जिससे ऑक्सीजन जो होती है, जिससे ऑक्सीजन O2 माने क्या हुआ, ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन चारों ओर समान रूप से फैलती है, जिससे ऑक्सीजन चारों ओर समान रूप से फैलती है, जिससे ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है, ठीक ना। और ज्वाला भी गोलाकार रूप ले लेती है, और ज्वाला भी गोलाकार रूप ले लेती है। यही कारण है, पूरा लिख दिए, गोलाकार रूप ले लेती है। तो ये बताइए, अब अगले दिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ही आंसर बता देंगे, ठीक ना, डायरेक्ट आंसर देंगे। तो क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के अभाव में गर्म गैस ऊपर नहीं उठ पाती है और संवहन नहीं होती है, जिससे ऑक्सीजन चारों ओर समान रूप से फैलती है। ऑक्सीजन चारों ओर समान रूप से फैलती है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन फैलेगा उसी के अनुसार ना ज्वाला भी फैलेगा, तो वही गोलाकार का ले लेती है, गोलाकार का हो जाती है। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर, लो भाई, वस्तु की अगर मात्रा बदल दिया जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, उसका कहिएगा घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे शुद्ध जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो हम ये नहीं ना बोले हैं कि शुद्ध जल में 2 लीटर की, 5 लीटर की, 10 लीटर, ये तो बातें हमने नहीं बोला। हमने सीधा बोला कि शुद्ध जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। तो आपका 1 लीटर का भी, 5 लीटर का भी, 10 लीटर का भी, कितना हूँ आपका जल रहेगा, उसका घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। तो मान कर चलिए पहले देख लीजिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, हाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम माने 1000 kg बटा मीटर क्यू होती है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर कह देंगे कि हमारे पास 1 लीटर पानी है और वो शुद्ध जल है, तो उसका घनत्व तो पूछेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर शुद्ध जल है, तब बताइएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर है, शुद्ध जल है, तो बताइएगा इसका घनत्व तो कितना हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर, घनत्व तो अधिकतम हो गया, घनत्व अधिकतम है यहाँ पर, तब बताइए घनत्व तो अधिकतम, तो वहाँ पर लिखा हुआ है घनत्व तो अधिकतम, घनत्व बराबर अधिकतम हो गया। अगर इसमें और पानी मिला दिया जाएगा, और इसमें हम लोग पानी कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं आपका 3 लीटर कर दे रहे हैं, और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही है, और ये शुद्ध जल है, तो बताइए इसका घनत्व तो क्या आपका, यानी कि इसका घनत्व तो वही रहेगा, इसका घनत्व भी क्या रहेगा, वही रहेगा। अमाउंट बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, बताइएगा द्रव्यमान बढ़ गया, लेकिन घनत्व तो क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट वही रहेगा ना, हाँ वही रहेगा। लीजिए अगला है, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप का मतलब होता है कि ये जो है ना, ये वैल्यू 0 है, यानी कि परम ताप का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। सुनिए, पहली बातें तो समझ लीजिएगा कि परम ताप का मतलब होती है, परम ताप बराबर टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु के टेम्परेचर को केल्विन में व्यक्त किया जाता है तो उसको परम ताप कहते हैं। अगर किसी वस्तु के टेम्परेचर को केल्विन में व्यक्त किया जाए तो उसे परम ताप कहा गया है। कौन ताप, परम ताप। और याद रखिएगा
यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा होगा। तो ये 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, इसी को कह देते हैं हम लोग परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। इस तापमान पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है एवं गैस के अणु गति करना बंद कर देते हैं। गति करना बंद कर देते हैं। चलिए एक बात बताइएगा, यह किसी वस्तु का न्यूनतम संभव तापमान है, इससे कम टेम्परेचर संभव नहीं है। यह किसी भी वस्तु का न्यूनतम संभव तापमान है। पॉसिबल टेम्परेचर है, तापमान है। यह किसी भी वस्तु का न्यूनतम संभव तापमान है। तो बताइएगा भाई, यहाँ पर कुछ होने वाला है क्या? परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान, यानी कि किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु नहीं, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सही जवाब तो हो गया, यही हमारे प्रश्न का सही में जवाब आ गया। आराम से पढ़ाई कीजिए। लीजिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। क्या है? इस सवाल को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जवाब दे दीजिएगा। कह रहा है कि एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, चूरू जगह है, 48 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में देखिए, यहाँ पर देखिए, सभी रूपों में समान धातु के दो प्यालों में पानी आपका 2 प्यालों में धातु क्या है? समान है। कहिएगा समान धातु है। ठीक है, समान धातु है दोनों के लिए, ठीक ना। समान धातु के प्याले हैं, समान धातु के प्याले हैं, ठीक ना। चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस, तब बताइए चूरू में 95, तापांतर की बात करते हैं, तापांतर की बात करेंगे तो तापांतर बराबर हो जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस माइनस 48 डिग्री सेल्सियस। तो घटा दीजिए तो 95 में से 48 जाएगा 95 में से 48 जाएगा तो क्या होने वाली है? तब 95 में से 48 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ पर हो जाएगा 8 में 47 हो जाएगी। तो ये कह दीजिएगा 47 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। और फिर बताइए तापांतर दोनों के लिए सेम है, इसके लिए बता दीजिएगा कितना है? तो 71 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस है। तो 71 में से 24 जाएगा तो ये भी 47 से आ जाएगा। तो बताइए तापांतर भी दोनों का सेम है। अब एक बात बताइएगा, आपका यानी कि दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? कमरे के तापमान पर पहले कौन पहुंचेगा? तो एक हमारे महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था न्यूटन। न्यूटन साहब के शीतलन नियम में कहा गया है कि किसी वस्तु के ताप में कमी की दर उस वस्तु के औसत ताप और वायुमंडलीय ताप के, और बताइए वायुमंडल का तापमान दोनों के लिए क्या है? सेम है। वायुमंडलीय तापमान बराबर कहिएगा सेम है, समान है। वायुमंडलीय तापमान दोनों के लिए क्या है? समान है। तो एक बात बताइएगा, दोनों का दोनों एक ही समय में कमरे के टेम्परेचर पर पहुंचेगा, दोनों एक ही समय में। क्योंकि हमारे एक महान वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, उन्होंने शीतलन नियम दिया था कि किसी वस्तु के ताप में कमी की दर
उस वस्तु के औसत ताप में कमी की दर उस वस्तु के औसत ताप और वायुमंडलीय ताप के अंतर का क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है दोनों के लिए, तो चूरू में रखा प्याली तो कह लेगा नहीं, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा है। लीजिए अगला है कि माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। माइक्रोवेव ओवन का नाम सुने हैं? माइक्रोवेव ओवन में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिनकी सीमा डैश की आवृत्ति की होती है। तो याद रखिएगा 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज, ये सब का अपना अलग अलग रेंज होती है। याद रखिएगा इसको, ये नहीं आएगा आप लोगों के एग्जाम में, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही प्रेशर बनाए रखने के लिए दिया गया है, ठीक ना। ऐसे ही आप लोग को प्रेशर बनाए रखने के लिए दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा ये, ठीक ना। हाँ, इसलिए सब पर क्वेश्चन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है आपको, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि, सुनिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है ना आपका बल्ब के अपेक्षा, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है बल्ब के अपेक्षा बताइए ज़्यादा लाइट देता है तो कम लाइट देता है? ज़्यादा लाइट देता है। इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतहें होती है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। क्या यार, पड़ता है। वोल्टेज जब कम होगा तो ये इसका देखिए चमक घटेगा, और वोल्टेज बढ़ जाएगा तो खैर वो अपने एथी पर चमकेगी, वो पड़ता है। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। नहीं, लगभग पूर्ण रूप से गलत है, ये लगभग 22% ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित होती है, पूरा का पूरा नहीं होती है। लगभग 22% जो बल्ब के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होती है। इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से एक से अधिक नहीं, इनमें से कोई नहीं है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। एक बात बताइए, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है कम बिजली खर्च, यानी कि ये बिजली का कम खर्च करता है, कहिएगा ज़्यादा प्रकाश और कम गर्मी पैदा करती है। इसके साथ साथ एक यह आपका विद्युत ऊर्जा यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को यानी कि यह लगभग 22% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में आपका परिवर्तित करती है लगभग। और ये कह रहा है कि ट्यूब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। गलत है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा आपका, ठीक ना। अगला सवाल है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान, अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे आंख से देखने में अपरिवर्तनीय क्षति होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणें के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होगा? तो कहिएगा कि रेटिना को नुकसान पहुंचता है। इसका कारण है कि जब हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हम लोग देखते हैं सूर्य को, तो कहिएगा कि सर रेटिना पर डायरेक्ट आपका पराबैंगनी किरणें और रक्त किरणें पड़ेगी, पराबैंगनी किरणें भी पड़ेगी और रक्त किरणें भी पड़ेगी, जिसके कारण रेटिना जल भी सकती है। इसी कारण तो बताइएगा तापमान के कारण, इंद्रधनुषीय प्रकाश के कारण। गलत है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। सही जवाब हो गया अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण, सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से एक लेंस के उपयोग को लेबल पर छपे अत्यंत लघु अक्षरों को पढ़ने के समय तरजीह दी जाती है। एक बात बताइएगा, आप सोना खरीदने जा रहे हैं, ऑर्नामेंट्स खरीदने जा रहे हैं, और ऑर्नामेंट्स पर आपका हॉलमार्क रहता है कि कितने कैरेट का है, क्या है। तो बताइएगा छोटे से अक्षर को देखने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं? या आप न्यूज़पेपर, कोई आदमी पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर में छोटे अक्षर होता है, उसको बड़ा कर देखने के लिए किसका यूज करता है? तो कहिएगा कि हम लोग वहाँ पर यूज करें
करेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप का, आवर्धक कांच का यूज करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे। तो वही है दिया हुआ, लेबल पर छपे अत्यंत लघु अक्षरों को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करेंगे। कौन ग्लास का? मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच का यूज करेंगे, आवर्धक कांच का यूज करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करेंगे हम लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं हम लोग। आवर्धक कांच का यूज हम लोग करेंगे। कौन कांच का? आवर्धक कांच का यूज किया जाता है। और याद रखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। इसमें एक कम फोकस दूरी वाला, उत्तल लेंस होता है। इसमें कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इसमें कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है और इसमें वस्तु को फोकस दूरी के अंदर रखी जाती है। कहिएगा, इसमें वस्तु को फोकस दूरी के अंदर रखी जाती है। इसमें वस्तु को फोकस दूरी के अंदर रखी जाती है, अंदर रखी जाती है। सही बात है। तो एक बात बताइएगा, कौन सा आंसर? इसका आवर्धन क्षमता निकाला जाएगा ना, इसका आवर्धन क्षमता निकाला जाएगा तो ये सूत्र होती है m बराबर 1 प्लस d/f होती है। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है या आवर्धक कांच होती है, इसकी आवर्धन क्षमता निकालना है तो यही सूत्र लगा देना है। d का मतलब होती है 25 सेंटीमीटर। तो बताइएगा, अत्यधिक फोकस दूरी वाला नहीं, अत्यधिक फोकस दूरी नहीं, इसमें कम फोकस दूरी वाला। तो बताइए, अत्यधिक लघु फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस्तेमाल करना होगा। सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक ना। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगी। अगले नंबर पर आ जाते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर आप इस चीज को देख रहे हैं, तो आपके किस हिस्सा पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है, जो आंख का सबसे अंतिम परत होती है। इसी परत पर ना स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए, स्वच्छ मंडल पर, स्वच्छ मंडल का मतलब क्या होती है? कॉर्निया। इसको कहते हैं कॉर्निया के नाम से जानते हैं। कौन? कॉर्निया के नाम से जाना जाता है। तो कहिएगा, नेत्र प्रत्यारोपण में भाग लेता है, नेत्र प्रत्यारोपण में भाग लेता है, नेत्र प्रत्यारोपण में भाग लेता है, जिसका नाम क्या है? कॉर्निया। एक बात बताइएगा, जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वो रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है। पुतली जो होती है, कहिएगा कि पुतली को हम लोग नेत्र तारा भी कहते हैं या नेत्र द्वार के नाम से भी जानते हैं। देखिए, तीव्र प्रकाश में पुतली सिकुड़ी हुई होती है और मंद प्रकाश में फैल जाती है। और पुतली के आकार को घटाने बढ़ाने का काम आइरिस के 6 प्रकार की मांसपेशियों की भी होती है। तो आपके प्रश्न का बताइए, आई ट्रांसप्लांटेशन में कौन भाग लेता है? कॉर्निया भाग लेता है। और याद रखिएगा, आपका लेंस, आपका यानी कि आंख में प्रकाश कॉर्निया से ही होकर अंदर प्रवेश करती है। चलिए, आपके प्रश्न का सही जवाब दृष्टि पटल बन गया। यहाँ पर अगला है कि शीघ्रोत्पादित रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है। हाँ, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है। तो यहाँ पर कह रहा है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विगलन प्रक्रिया के द्वारा सौर सेलों की सहायता से। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उसे पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। बता दीजिएगा। तो कहिएगा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हाँ, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब होता है FB और कहिएगा R, FBR। FBR बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है विगलन प्रक्रिया के द्वारा, थ्रोइंग प्रोसेस। हाँ, थ्रोइंग प्रोसेस द्वारा।
तो कह रहा है कि सौर सेलों की सहायता से, नहीं सर, सौर सेल की सहायता से इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों के जलने से और पुनः उसे, तो बता दीजिएगा इसमें कोई ऑप्शन आ रही है क्या, इसमें कोई, तो बता दीजिएगा। बता दीजिएगा फटाफट, यहाँ पर बता दीजिएगा ना। नहीं, इसके में तो आपका हमारा कौन हो जाएगा, तो एक बात बता दीजिए इसका सही जवाब कौन सा आने वाली है इसका। चलिए फटाफट इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। नहीं बना तो कहिएगा कि इसका सौर सेलों की सहायता से, नहीं ये तो नहीं होगा यहाँ पर। इसके द्वारा आप इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों के जलने से और उसे पुनः उत्पन्न करने के द्वारा, नहीं ये वाला कर लीजिए, ये सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर है ये। अपने ईंधन को, कहिएगा ना कि अपने ईंधन को फिर से क्या करता है, ये पैदा कर लेता है, माने कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात किया जाती है, तो कह दीजिएगा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करेंगे। कौन रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो एक बात समझ लीजिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कह रहा है, FBR की बात किया जा रहा है। तो ये कैसा है हमारा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों का जवाब देख लेते हैं पहले। कमेंट सेक्शन में आप लोग का जवाब क्या आ रही है, कमेंट सेक्शन में आप लोग का जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं आप लोग, बाप रे बाप, गजब हो गया जी आप लोगों का। यह एक ऐसा रिएक्टर है जो बिजली बनाता है और अपने ईंधन को फिर से पैदा करता है, बिजली बनाता है और अपने ईंधन को फिर से पैदा करता है। तो कहिएगा विगलन प्रक्रिया द्वारा, हाँ इसको रख सकते हैं, विगलन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, हाँ ये बातें सही है यहाँ पर। तो कह दिया जाएगा, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, इस तरह से हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर यह एक ऐसा रिएक्टर है, यह एक ऐसा रिएक्टर है, यह एक ऐसा रिएक्टर है जो बिजली बनाता है और जो बिजली बनाता है और क्या करता है बताइए, और जो बिजली बनाता है और कह दीजिएगा और अपने ईंधन को फिर से पैदा करता है, और अपने ईंधन को फिर से पैदा करता है, इसी क्रिया को पूछ रहा है। इस क्रिया को क्या कहा जाए, बिजली उत्पन्न करते हैं, बिजली पैदा करने का नाम की जो बिजली उत्पन्न करता है विगलन प्रक्रिया के द्वारा, सही जवाब हो गया। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है ना न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है, किसके द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा कि प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा। तो कहा जाएगा कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, सही जवाब है। और ये अगर संलयन अभिक्रिया की बात करेंगे तो प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होती है, किसके द्वारा, प्रोटॉन द्वारा। तब ना हम लोग कहते हैं मंद वेग वाला न्यूट्रॉन जो होती है जब प्रहार करता है तो वो टूटता है, न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो कहिएगा कि कौन सा नाभिकीय विखंडन, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, तो कहिएगा संलयन होती है। यहाँ पर क्या बोलिएगा, संलयन, नाभिकीय संलयन, क्या बोलिएगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय क्या चीज हमारा, संलयन होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, हाँ सही बात तो है कि नाभिकीय रिएक्टर जो होती है इसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो ये क्या बोलिएगा, इसमें नाभिकीय ऊर्जा को
इसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए, ये बातें तो एकदम करेक्ट बातें हैं। इसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ये गलत है। ये बताइएगा कौन संबंधित नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। अगले नंबर पर आ जाते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे, सुनिए, कहा जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर किसका आंसर आया है? देखिए, अगर कोई तार से धारा नहीं बह रही है तो समझना है कि वहाँ पर आवेश को धक्का देने वाला कोई है ही नहीं। विद्युत का दबाव देने वाला, विद्युत पर आपका देखिए, विद्युत का दबाव वहाँ जीरो है। विद्युत का दबाव माने कि विभवांतर जीरो है। जब विभवांतर जीरो होगा, जब विद्युत का दबाव जीरो होगा, तो क्या वहाँ से बताइएगा आपका ये आवेश बहेगा? आवेश नहीं बहेगा, तो कहिएगा धारा भी वहाँ से उत्पन्न नहीं होगी समान विभव पर। किस पर? समान विभव पर। एकदम सही जवाब। एक दिन और बताए थे ये सब सवाल। ये देखिए सिलिकॉन 14, 30, फास्फोरस 15, 31, सल्फर 16, 32 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, तब हम कह रहे हैं कि क्या है ये, तो कहिएगा सिलिकॉन है और यहाँ 14 है और यहाँ 30 है। यहाँ पर बताइएगा इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया? न्यूट्रॉन बताइए तो 16 गो हो गया। इसमें बता दीजिएगा फास्फोरस है 15 है 31 है, इसमें न्यूट्रॉन कितना हो गया? 16। यहाँ पर बताइएगा सल्फर है 16 है और यहाँ 32 है, तो इसमें बताइए न्यूट्रॉन को हो गया? 16 गो हो गया। सब में न्यूट्रॉन की संख्या समान है, डैट मीन्स ये सम न्यूट्रॉनिक्स में आ जाएगा। किस में आएगा? सम न्यूट्रॉनिक्स में आ जाएगा। इसमें सम आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक में हाँ आइसोटोन्स होती है, आइसोटोन्स में आएगा। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होती है? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये बताइए आइसोबार्स का मतलब कि द्रव्यमान संख्या समान होती है। देखिए आइसोटॉप्स का मतलब होती है कि परमाणु संख्या समान, डैट मीन्स नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। सब बहुत बताए हैं, दोनों के बारे में हम बहुत बताए हैं ये। और यहाँ पर हो गया सम न्यूट्रॉनिक हो गया, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है जिसको आइसोटोन्स कहते हैं। यही ना होता है सम न्यूट्रॉनिक्स होती है, इसी को कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं, आइसोटोन्स के नाम से जानते हैं। चलिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। नेप्थलीन में पाई बंधों की संख्या कितना होगा? पाई बंध की बात किया जा रहा है, तो नेप्थलीन का सूत्र बता दीजिए आप लोग। यही है नेप्थलीन का सूत्र होती है। 2 गो बेंजीन को आपका रैखिक रूप से आप लोग सजा दीजिएगा, यही नेप्थलीन होती है, इसी को नेप्थलीन कहते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि पाई बॉन्ड की संख्या आपसे पूछा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। 13 को ए, कहाँ 13 है? 13 को ए, हाँ ठीक तो है। देखिए तो आप इसको पहले बना दीजिए। देखिए हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये हम बना देने जा रहे हैं यहाँ पर। अब समझ लीजिएगा, एक और यहाँ पर कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहते हैं कि बेंजीन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और ये बता दीजिएगा ये कार्बन के साथ 1 2 3 और यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर बताइएगा इस कार्बन के साथ में को, इस कार्बन के साथ 1 2, तो यहाँ डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। जहाँ जहाँ आपका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ नहीं लगेगा, 1 2 3 4 नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा हाइड्रोजन एगो हमारा,
यहाँ भी लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ भी लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लगेगा हाइड्रोजन, लगेगा ना। हाँ, तब बताइएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ आपका डबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात किया जाए तो क गो हो गया, तो 1 2 3 4 5 गो, और वही 5 गो हमारा डबल बॉन्ड है। तो बताइएगा ये पाई बॉन्ड की शुरुआत कहाँ से, सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होती है, लेकिन जो गो डबल बॉन्ड होगा उतना आपका पाई बॉन्ड मिलेगा उसमें, और उतना उसमें सिग्मा बॉन्ड भी मिलेगा, ठीक ना। हाँ, तो एक बात बताइएगा, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करेंगे, पाई बॉन्ड की बात किया जाए तो को गो मिलती है, तो 5 गो होती है। यही हमारे प्रश्न का जवाब बन गया। इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछेगा ना तो सबको काउंट कर दीजिएगा, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड एगो, पाई आपका सिंगल बॉन्ड में भी सिग्मा एगो, ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा एगो, लेकिन सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड में एगो पाई बॉन्ड एगो सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में एगो आपका एगो सिग्मा बॉन्ड 2 गो पाई बॉन्ड होती है। बात समझ गए ना। हम लोग इसी को यहाँ पर हमने अरेंज कर लिख दिया है, यहीं पर लिख दिया है ना हम लोग, एकदम हाँ सही बात है, हमने इसी चीज़ों को यहाँ पर हमने लिख दिया है आपके लिए। बातें समझ गए आप लोग। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है ये, नेप्थिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, और ये सिग्मा बॉन्ड की संख्या आप लोगों के लिए HW दे रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या बराबर हुआ, सिग्मा बंधन की संख्या बराबर व्हाट, बताइएगा HW में आप लोगों के लिए हो गया ये, ठीक ना। अगला है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किससे संबंध रखता है, बता दीजिएगा आप लोग। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व जो है किससे संबंधित है, किससे संबंध रखती है ये। अब लीजिए यहाँ पर बातें कर लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर Z बराबर हो गया 56 वाला तत्व, Z बराबर 56 वाला हो गया हमारा S ब्लॉक का हो गया, ये Z बराबर हो गया 57 वाला हो गया D ब्लॉक का हो गया, D ब्लॉक का तत्व हो गया, और Z बराबर 58 वाला हो गया F ब्लॉक का तत्व हो गया, हो तो गया सर ये। अब याद रखेंगे Z माने परमाणु संख्या, तो ये बात बताइए Z बराबर 57 वाला तत्व पूछ रहा है तो ये D ब्लॉक में आएगा, किस में आएगा, D ब्लॉक में आएगा। यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है, 56, 57 और 58 से पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, जिन उनमें से एक में आसुत जल है, शुद्ध जल है, और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है, इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। यहीं से आपका प्रश्न बन रहा है ना, लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो कह दीजिएगा ABR। ए का मतलब क्या होता है, एसिड, एसिड जो होती है ब्लू टू रेड, क्या बोलिएगा, ब्लू टू रेड होती है। तो एसिड जो होती है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जिसका पीएच मान 7 से क्या है, कम है। और ये वो होती है BRB होती है, नाम सुने हैं। तो ये कोडिंग समझिए आप लोग, B का मतलब क्या होता है, बेस, और ये कह देते हैं रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू होती है, रेड टू ब्लू होती है। ये जो होती है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका पीएच मान ग्रेटर देन क्या होती है, 7, जिसका पीएच मान ग्रेटर देन 7 होती है। तो आप ही लोग बता दीजिएगा क्या होने वाला है, लाल लिटमस नीला हो जाता है, लाल लिटमस नीला हो जाएगा, जरूर वो हमारा बेस होगा, वो हमारा क्षार होगा। आ तो गया हमारा यहाँ पर आंसर, आ गया ना। वो कोडिंगवा याद रखिएगा, ABR BRB। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हो गया, नॉट ट्रू हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके चूना बनाता है, कहिएगा चूना बनाता है, कह रहा है कि लाइम बनाता है, चूना पानी बनाता है, चूना पानी, चूना पानी का निर्माण करता है, लाइम वाटर का निर्माण करता है। चूना पानी यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तब अच्छा रहेगा, चूना बनाता है, चूना पानी, लाइम वाटर,
यहाँ पर लाइम वाटर जोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, लाइम वाटर जोड़ दीजिएगा, नहीं तो इसको भी हम गलत कर देंगे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के अनुसार। देखिए यहाँ पर CaO की बात करते हैं, यहाँ पर जल के साथ क्रिया करता है तो CaOH का क्या होल ट्वाइस प्लस उष्मा मिलती है। तो बताइएगा तीव्र अभिक्रिया करके चूना पानी का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कह देते हैं, बुझा हुआ चूना, या इसी को कह देते हैं भाखड़ा चूना कहते हैं। अच्छा है, इसी का नाम हो गया चूने का पानी, भाखड़ा चूना। अच्छा इसी का नाम है चूने का पानी भी कहा जाता है, चूने का पानी के नाम से भी जानते हैं। इसको कहते हैं कली चूना कहते हैं, कली चूना कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, क्विक लाइम। और इसको कह देते हैं स्लैक्ड लाइम, क्या नाम है इसका, SLACKED, स्लैक्ड लाइम के नाम से जाना जाता है, स्लैक्ड लाइम होती है और ये क्विक लाइम होती है। तो बताइएगा, तो यहाँ पर लाइम वाटर लिखिएगा तब, नहीं तो चूना में चूना किसको पहचानिएगा, बुझा हुआ चूना सफ़ेद धुलाई के दौरान दीवारों पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट की एक परत बना लेता है। गलत, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाती है। अगर ये CaCO3 रहता तब सही हो जाता। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, सही बात। तो इसमें से गलत कौन हो गया, तो गलत हमारा ये है, अगर ये सही रहता तो यहाँ पर ये रहता CaCO3 रहता, ठीक ना। हाँ 18 का बी होगा सर, तो 18 का बी होगा, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि ये होगा, बी ए होगा, एकदम सही जवाब आ रही है। आपका TNU मापने की इकाई क्या है, TNU मापने की इकाई है, किसकी इकाई मापने की है, TNU क्या है हमारा, तो बताइएगा सर। TNU का मतलब क्या होती है, TNU जो होती है आपका सॉरी NTU है ना, NTU ना है, NTU सुनिए, NTU की बात करते हैं। NTU का मतलब होती है, कहिएगा निफेलोमेट्रिक, निफेलो NEPHLO मेट्रिक METRIC, निफेलोमेट्रिक, निफेलोमेट्रिक आपका टर्बिडिटी लिखा हुआ भी है, टर्बिडिटी आपका यूनिट हो गया। निफेलो टर्बिडिटी निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट ये होती है ना। कहिएगा कि ये जो निफेलो टर्बिडिटी यूनिट जो होती है ये क्या करता है, तो कहिएगा जल की गुणवत्ता मापने की इकाई है, जल की गुणवत्ता मापने की इकाई है, ये जल की गुणवत्ता मापने की इकाई होती है ये, और सही बात है इकाई है ये। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तक पानी का दाब, जल का तापमान, जल में अबिलेट टर्बिडिटी, सही बात है, जल में अबिलेट टर्बिडिटी मतलब कि जल में जो घुला हुआ है, जल में जो घुला हुआ जो पानी में निलंबित कणों की मात्रा आपका बताती है। यही तो बातें हैं, हो तो गया। निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, टर्बिडिटी निफेलो NEPHELO निफेलो निफेलो टर्बिडिटी यूनिट होती है, इसका फुल फॉर्म होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी मिलती है, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक की बात किया जा रहा है, टेफ्लॉन भी हमारा थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरीन भी है, लेकिन नियोप्रीन हमारा क्या है, कृत्रिम रबर है। ये हमारा है कृत्रिम रबर में आती है, ये कृत्रिम रबर होती है। लेकिन टेफ्लॉन हमारा क्या है, टेफ्लॉन जो है ना हमारा, कहिएगा कि ये हमारा
थर्मोप्लास्टिक में आती है और टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होती है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, एथिलीन का बहुलक, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये बहुलक होती है। तो ये बताइए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का C2F4 होती है, उसी का बहुलक होती है। ये का बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होती है। पॉलीएस्टाइरीन, पॉली का मतलब बहुत होती है, एस्टाइरीन तो बहुत सारे एस्टाइरीन को मिलाकर पॉलीएस्टीरीन का पॉलीएस्टाइरीन का निर्माण किया जाता है। ये दोनों का दोनों हमारा थर्मोप्लास्टिक में आती है, लेकिन ये हमारा कृत्रिम रबर है। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगी। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले नंबर पर आ जाते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने में मोबिल का कि केरोसिन तेल का कि वनस्पति तेल का? वनस्पति तेल का यूज करेंगे। कौन तेल का? वनस्पति तेल का यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए। कौन तेल? वनस्पति तेल का यूज करते हैं। और उस वनस्पति तेल में बताइए क्या क्या चीज़ हो सकता है? तो कहिएगा नारियल का तेल होता है। तो देखिएगा नारियल का तेल, नारियल का तेल हो गया, अलसी का तेल, अलसी का तेल हो गया, बेदाम का तेल हो गया, बेदाम का तेल हो गया, चाहे आप लोग कह दीजिएगा यहाँ पर मूंगफली का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, ये सब बिनौले का तेल हो गया। ये सब हम लोग तेल यूज करते हैं। बिनौला तेल, बिनौले का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, बिनौले का तेल भी कह दीजिएगा, बिनौले का तेल हो गया। ये सब तो हो गया हमारा, इत्यादि का यूज किया जाता है, ठीक ना। हाँ, साबुन जो होती है उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होती है। उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होती है। कौन? साबुन जिसको कहा जाता है। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होती है, ठीक ना। हाँ, साबुन उच्च वसा अम्लों के क्या क्या होती है? सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होती है। कौन? जिसको साबुन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए, तो ये सब हमारा साबुन बनाने का, यहाँ लिख दे रहे हैं साबुन जो होती है उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होती है, लिख दे रहे हैं। यहाँ पर नोट लाइन में लिख दे रहे हैं साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है। पोटेशियम लवण होता है। उच्च वसा अम्ल में कौन आ जाएगा? उच्च वसा अम्ल में पामीटिक अम्ल आ जाएगा, पामीटिक अम्ल आ जाएगा। ये सब भी पूछता है। ओलिक अम्ल आ जाएगा, ओलिक अम्ल आ जाएगा, एस्टेरिक अम्ल आ जाएगा, एस्टेरिक अम्ल आ जाएगा, एस्टेरिक अम्ल आ जाएगा, इत्यादि हो जाएगा ये सब, ठीक ना। उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होती है। साबुन बनाने के लिए तेल या वसीय अम्ल की क्रिया जब NaOH या KOH से कराई जाती है तो साबुन मिलता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल मिलता है। साबुन का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लिसरॉल। साबुन का बाई प्रोडक्ट क्या होती है? साबुन का बाई प्रोडक्ट क्या होती है? साबुन का बाई प्रोडक्ट पूछेगा कि बाई प्रोडक्ट बराबर होती है ग्लिसरॉल होती है, ग्लिसरॉल। चलिए आपके प्रश्न का सही जवाब बन भी गया यहाँ पर। लीजिए अगला, इसको मिलान कर दीजिए। मिलान करने वाला तो सबसे आसान होती है आप लोगों के लिए। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास के लिए, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए पादप पोषक तत्व है, यहाँ पर ये कार्य है। एक बात बताइएगा, नाइट्रोजन वृद्धि और विकास के लिए फास्फोरस जड़ का विकास करता है। फास्फोरस किसका विकास करता है? जड़ का विकास करता है। अब यहाँ पर आ जाइए आप लोग, प्लीज आप लोग आ जाइएगा। तो ये बोरोन इसका सही जवाब होगा। रोग प्रतिरोधकता के लिए दिया हुआ है, गलत है ये ना। हाँ गलत है, ये करेक्ट नहीं है, ये सुमेलित नहीं है।
अगला है कि रासायनिक समीकरण BaCl2 जलीय है, एक्वस है, H2SO4 है। तो ये बताइए किस रिएक्शन को बतलाता है। यहाँ देख लीजिएगा, बेरियम क्लोराइड है और H2SO4 है। देखिए हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट के आयनों के बीच अदला बदली होती है। कहिएगा इसमें रिएक्टेंट के आयनों के बीच अदला बदली होती है। इसमें रिएक्टेंट REACTANT रिएक्टेंट के आयनों के बीच, इसमें रिएक्टेंट के आयनों के बीच अदला बदली होती है, अदला बदली होती है, अदला बदली होती है। सही बात है। तो हो गया। यहाँ पर एक बात बताइएगा, यहाँ पर आप लोग कह दीजिएगा, जैसे हमारी बात हो गया AB और प्लस यहाँ पर कह दे रहे हैं CD, तो ये क्या बनाएगा, ये दोनों एक्वस फॉर्म में रहेगा। एक्वस रहेगा, एक्वस रहेगा तभी ना ये आयन में टूटेगा। एक्वस रहेगा, एक्वस रहेगा तभी। तो इसको कर दीजिएगा A प्लस एंड B माइनस, और इसको कह दीजिएगा C प्लस एंड D माइनस। तो ये बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये कह दीजिए, अरे बाबा हाँ ठीक है। तो ये प्लस इसके क्या चीज़ से, तो कहिएगा माइनस से, और ये इसके हो गया। तो यहाँ पर हो गया AD प्लस क्या बोलिएगा BC कर दीजिएगा। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बतलाती है। और अब आ जाइए आप लोगों का क्या है, यहाँ पर BaCl2 है और प्लस है ये हमारा H2SO4 है। तो ये क्या बनाएगा, तो बताइएगा Ba प्लस प्लस हो जाएगा एंड 2Cl माइनस हो जाएगी, और ये कह दीजिएगा 2H प्लस एंड SO4 माइनस माइनस। आयनों का अदला बदली कर दीजिए आप लोग अब यहाँ से। तो आयनों का जब अदला बदली कीजिएगा तो ये बेचारा इसके पास और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, तब BaSO4 और प्लस में बन जाएगा 2HCl बन जाएगा। देखिए बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, 2HCl। तो हाँ सर यही वाला है, कोई है ऐसा ऑप्शन, बैक आ जाते हैं हम, डायरेक्ट आंसर पर आ जाते हैं अपने। तो क्या बन जाता है, तो ये, अरे यार ये तो दिया हुआ ही है। तो इसी का नाम है ना अवक्षेप भी मिलती है। ये यहाँ पर अवक्षेप प्राप्त होती है, श्वेत अवक्षेप, ये श्वेत अवक्षेप होती है। तो कहिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अवक्षेपण अभिक्रिया के साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आती है। तो कहिएगा अवक्षेपण प्लस द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहिएगा ये अवक्षेपण प्लस द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कह दीजिएगा, ठीक ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो तो गया यहाँ पर। और अब बता दीजिएगा कौन होगा, एडिशनल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कहिएगा एसिड और बेस के बीच होने वाली क्रिया, एसिड प्लस बेस जब क्रिया करता है तब होती है ये बताइए अवक्षेपण अभिक्रिया में आता है, प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया में आती है ये। अगला हमारा आंसर बन गया ये, निम्न में सजातीय युग्म की पहचान करें। ये बताइएगा, ये भी हमारा एल्केन है, ये भी एल्केन है हमारा, ये एल्केन है। यहाँ पर देख रोकिए भाई मेरे, सजातीय युग्म की पहचान करें। सजातीय युग्म में ये हमारा हो गया, ये हो गया एल्केन और ये हो गया एल्कीन, गलत है ना। ये हो गया एल्कीन, ALKENE, एल्कीन हो गया। ये हमारा एल्केन हो गया, ये दोनों विजातीय हो गया। ये बताइए अल्कोहल हो गया, इसको क्या बोलिएगा, ALCOHOL, अल्कोहल हो गया। और ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड हो जाएगा। इसी को ना एसिटल्डिहाइड कहिएगा। ये दोनों का दोनों हमारा अल्डिहाइड है, ये दोनों का दोनों क्या है, अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड DEHYDE दोनों अल्डिहाइड है, जिसमें HCHO को कहते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। कौन डिहाइड,
फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और यहाँ पर बता दीजिएगा, यहाँ CH3CHO को कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, एसिटल्डिहाइड DEHY, एसिटल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो ये बताइएगा सजातीय है कि नहीं है? सजातीय, दोनों अल्डिहाइड है ये हमारा, लेकिन ये वो अल्कोहल है, वो अल्डिहाइड है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है। अच्छा सवाल है ये भी ना, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत शानदार सवाल है ये भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगले नंबर पर मिश्र धातु कांसा में क्या होती है? कांसा, तो कांसा की बात करते हैं, कांसा की बात करते हैं, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। तो कहेंगे कि Cu+Sn होती है। ये बताइएगा पीतल की बात करते हैं, पीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रास के नाम से जानते हैं। Cu+Zn होती है, Cu+ क्या? Zn होती है। तो ये बता दीजिएगा, इसका सही जवाब ये नंबर हो जाएगा। कांसा के लिए पूछ रहा है हमसे, हाँ पूछता है आपका। ये लीजिए अगला सवाल बना दीजिए, कैसे बनाना है कहिएगा। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाती है। तो बताइएगा 10 ml कितना से? तो कहिएगा 10 ml 8 ml से, 10 ml 8 ml से उदासीन होती है। तो 1 ml निकालिएगा तो 8/10 ml, तो कितना कह रहा है? तो NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें, तो बताइएगा 20 ml लेते हैं तो कितना हो जाती है? तो कहिएगा 20 ml, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 8/10 गुने 20 कर दीजिएगा, 8/10 गुने 20 बराबर हो जाएगा 16 ml। आंसर तो यही बन गया हमारा, बन गया ना। 10 ml 8 ml को उदासीन करती है, ठीक ना। तो 1 ml तो कह रहा है कि 20 ml कितना NaCl को उदासीन करेगा। तो उस आपका NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें, तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 10 ml 8 से, तो 1/8/10 हो जाएगी, तो 20 से हो जाएगा 8/10 गुने 20 बराबर हो गया 10 दूना 20, कट जाएगा तो 16 ml आएगा। है कोई ऑप्शन? तो हाँ 16 ml है हमारे प्रश्न का सही जवाब। लीजिए प्रकाश की उपस्थिति में आपका ADP से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होती है, डाइफॉस्फेट PHOSPHATE, फॉस्फेट से ATP निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं आपका फोटो फॉस्फोरिलेशन, फोटो फॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बताइए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का निर्माण होती है, सही बात है। ADP से ही ATP का निर्माण होता है, जिस क्रिया का नाम क्या है? आपका फोटो फॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा सवाल, एक दिन और बताए थे ये सवाल। सोलेराइजेशन क्या है? सोलेराइजेशन क्या है? सोलेराइजेशन क्या है? ये भी टर्मोलॉजी है, इसको याद रखना है। कम प्रकाश में पर्णहरित का बढ़ जाना, कम प्रकाश में क्लोरोफिल का बढ़ जाना, कम प्रकाश में, तीव्र प्रकाश में पर्णहरित का बढ़ जाना नहीं, कम प्रकाश में बढ़ जाना होगा। ये गलत हो गया, तीव्र प्रकाश में नहीं कम प्रकाश में, तीव्र प्रकाश में पर्णहरित का गलत हो गया ये भी। तब बताइएगा सोलेराइजेशन क्या है? तो कम प्रकाश में पर्णहरित का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? सोलेराइजेशन के नाम से जाना जाता है। कौन राइजेशन? सोलेराइजेशन कहते हैं इसको। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्रेब्स चक्र का क्रिया स्थल क्या होती है? कितना बार बताएं? क्रेब्स साइकिल की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और इसमें पायरुविक अम्ल जो होती है, पायरुवेट जो होती है, CO2H2 और ATP के रूप में कन्वर्ट होती है। तो हम आपसे कह देंगे कि गोल्जी की गुहा में कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। और बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पूछा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का आधार द्रव माने कि मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आधार द्रव का मतलब मैट्रिक्स,
MATRIX मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है। क्रेब्स साइकिल की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ होती है? हम लिख दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है। क्रेब्स साइकिल की क्रिया होती है। जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल CO2 H2O, जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल CO2, H2O एवं ATP के रूप में ऊर्जा के रूप में बदल पायरुविक अम्ल, जिसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल का रूपांतरण CO2 H2O एवं ऊर्जा में होती है। ऊर्जा ATP के रूप में ऊर्जा में होती है। यही बात तो होती है। हमने यहाँ पर आपकी भाषा में लिख दिया, जो आप चाहते थे वो हमने लिख दिया यहाँ पर। तो चलिए, आपका प्रश्न का सही जवाब C नंबर आ रहा है। फुसफुसीय कोशिकाओं का जाल। चलिए, फुसफुसीय केशिकाओं का जाल, केशिकाओं का कैपिलरीज का जाल आपका फेफड़े के किस संरचना में होती है? ये फेरिंग्स में, तो कहिएगा नहीं सर, ये तो फेरिंग्स जो होती है जहां हवा और भोजन की एक कॉमन नली होती है। हवा और फूड एंड एयर की कॉमन नली होती है। ये कॉमन नली है। फूड एंड एयर की कॉमन नली होती है, सामान्य नली होती है ये, सामान्य नली होती है ये। अब बताइएगा, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप के नाम से जानेंगे। और ये जो होती है जाल एयर सैक में होती है, वायु कोशिका में होती है, जिसको कूपिका के नाम से भी जानते हैं। लंग्स की इकाई होती है ये, लंग्स की इकाई होती है ये। कूपिका क्या है हमारा? लंग्स की इकाई होती है ये। तो बताइएगा, फुसफुसीय केशिकाओं का जाल फेफड़ा के किस संरचना में पाई जाती है? तो कूपिका में पाई जाती है, जहां पर गैसों का विनिमय होती है। लंग्स का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कूपिका कहते हैं। और ये जो होती है अंगूर के गुच्छा जैसा होती है, अंगूर के दाने के आकार का, अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है। ये लंग्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देती है। कहिएगा, यह लंग्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। लंग्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। कौन? जिसका नाम है कूपिका, जिसको एल्वियोली के नाम से भी जानते हैं। एल्वियोली, ALVEOLI, या इसी को वायु कोश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, बन गया आपके प्रश्न का सही जवाब। रुधिर बहता, शुद्ध रुधिर बहता है। सुनिए, शुद्ध रुधिर बहेगा किस में? या तो हमारा धमनी में, या कह दीजिएगा, या पल्मोनरी वेन में, या पल्मोनरी वेन में बहेगा। यही हमारा शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त को मतलब क्या होती है? शुद्ध ब्लड का मतलब होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, GENATED, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जिसको शुद्ध रक्त कहा जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, जिसको शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त बताइएगा, धमनी में। धमनी माने क्या होती है? आर्टरी, ARTERY। पल्मोनरी मत लगाइएगा, आने तो पल्मोनरी वेन में। तब बताइएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, तो कहिएगा अशुद्ध रक्त इसमें बहती है, अशुद्ध रक्त इसमें बहेगी। चलिए, आपका अग्र महाशिरा में नहीं, तक शुद्ध रुधिर बहता है, गलत हो गया। महाशिरा में दिया हुआ वेन में अशुद्ध रक्त।
फुसफुस शिरा में, पल्मोनरी वेन में। सही जवाब हो गया सी नंबर ऑप्शन सही है। हो गया ना सी नंबर ऑप्शन सही, सही जवाब सी नंबर। अगला नंबर पर आते हैं, केशिकाओं से संबंधित तथ्य है। केशिका से संबंधित तत्व इसमें कौन सा है? केशिका से संबंधित तत्व, देखिए आर्टरी और वेन को ये जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम क्या है? केशिका। केशिका जो होती है ये आर्टरी और वेन को जोड़ता है। कहिएगा यह आर्टरी, ARTERY, आर्टरी एंड वेन को जोड़ता है। आर्टरी और वेन को जोड़ता है। इसमें मिक्स्ड ब्लड होता है, याद रखिएगा इसमें मिक्स्ड ब्लड होती है। मिक्स्ड ब्लड होती है, इसमें मिक्स्ड ब्लड होती है। यह पतली होती है, कहिएगा यह पतली होती है। तो सबसे मोटी में कौन होती है? आर्टरी, उससे पतला वेन, सबसे पतला आपका कैपिलरीज होती है, यह पतली होती है। चलिए अब एक बात बताइएगा, इसमें से कोई है क्या? धमनी से शिरा को जोड़ती है, ऊतकों के भीतर स्थित होती है, आपका CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय करती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो बताइएगा कौन होने वाली है? इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिएगा, इसका कौन सा आंसर सही होने वाली है? तो कहिएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक से अधिक हो गया, इसका मतलब कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया ना, ये डी नंबर है एकदम सही जवाब। लीजिए, बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा एस्टोमाटा द्वारा नहीं होती है। एस्टोमाटा से जो होती है, बिंदु स्राव नहीं होती है। बिंदु स्राव जल रंध्र से होती है, वाटर पोर से होती है, याद रखिएगा इसको याद रखना है। बिंदु स्राव जो होती है किससे? तो जल रंध्र से होती है, वाटर पोर से होती है, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्रंथि के पसच पाली से निकलने वाला हार्मोन कौन है? यानी कि पोस्टेरियर लोब से, एंटेरियर लोब नहीं, पोस्टेरियर लोब से 2 गो निकलता है। एगो निकलता है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन PRESSIN या ADH कहते हैं। और एगो होती है ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यही होती है पोस्टेरियर लोब से निकलने वाला हार्मोन, यही होती है। और बाकी सब इंटीरियर से निकलती है। एंटेरियर कहना है, ये पोस्टेरियर से आपका पसच पाली से निकलती है। वेसोप्रेसिन, ADH, जिसको आपका ADH हार्मोन भी होती है, एंटी डायबिटिक हार्मोन होती है। और एगो ऑक्सीटोसिन, जिसको लेबर पेन हार्मोन या आपका लेबर पेन हार्मोन, या इसी को हम लोग बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, या लव हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक ना। लव हार्मोन के इसको जाना जाता है लव हार्मोन कह दीजिएगा, चाहे बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बर्थ हार्मोन या लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है, या लेबर LABOUR, लेबर पेन हार्मोन के नाम से भी जानेंगे। हार्मोन लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। तो बताइएगा प्रोलैक्टिन की सोमेटोट्रोपिन की वेसोप्रेसिन होती है, इसका सही जवाब। अगला है कि वह लक्षण जो स्पाइरोगायरा और ईस्ट में समान होती है। ये बताइए, स्पाइरोगायरा और ईस्ट दोनों में समान लक्षण ये है कि दोनों अलैंगिक प्रजनन करते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। बताइएगा केवल लैंगिक जनन करते हैं, तो कहिएगा कि एकदम हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, एकदम 1 नंबर जवाब सही होगा। ये तो गलत होगा भाई, यहाँ पर ये भी लैंगिक जनन कर रहा है, ये गलत होने वाली है हमारा। ये लीजिए आगे बढ़ जाइएगा, 4 गो सवाल और है। नर और मादा युग्मक होते हैं, तो सुनिए, नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं ना, युग्मक जो होता है हेप्लॉइड होती है। सुनिए, युग्मक माने होती है गैमीटी, GAMETE, गैमीटी बराबर होती है हेप्लॉइड, HAPLOID, हेप्लॉइड, HAPLOID, हेप्लॉइड होती है। और युग्मनज होती है, युग्मनज माने जाइगोट होती है,
GOT जाइगोट होती है आपका वन सेल यानी कि ये होती है डिप्लॉयड, DIPLOID डिप्लॉयड होती है। तब बताइएगा क्या होती है, हेप्लॉयड होती है। ये क्या होगा, युग्मक कह रहा है ना, गैमीटी कह रहा है, तो ये अगुणित होती है। अगुणित माने हेप्लॉयड होती है, और दोनों मिलकर जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मक हेप्लॉयड है, लेकिन युग्मनज जो होती है दोनों मिलकर जो बनाता है, जाइगोट बनाता है, वो हमारा डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है वो। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनी संरचना ये बताइए, जीनोटाइप कहलाती है। एगो फिनोटाइप रेस अनुपात होती है, एगो जीनोटाइप होती है, तो ये नहीं होगा, फिनोटाइप नहीं होगा। तब ना हमारे मेंडल साहब जीनोटाइपिक रेशियो बतलाए थे और फिनोटाइपिक रेशियो बतलाए थे। 32 का ए, राजू यादव का कहना है, कहाँ है भाई 32, राजू अभी 32 पर है, 32 का 1 नंबर कह रहा है। क्या राजू 32 का 1 नंबर कह रहे हो तुम, बोलो। यहाँ पर दोनों ना होगा, CO2 और O2 का विनिमय करती है, मिक्स्ड ब्लड होती है इसमें। तो 32 का कौन होने वाला है, बोलो भाई। चलिए अब इसका जवाब दे दीजिए, 37 नंबर सवाल का जवाब। चलिए आप लोग 37 नंबर सवाल का फटाफट जवाब दे दीजिएगा, क्या आने वाली है इसका आंसर। कि ये देखिए 37 तो हो गया, 38 ना, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका भी जवाब आप लोग सोच समझ कर दे दीजिए। कौन है, पर्णवृत्त, पत्ती को तने से जोड़ता है, पत्ती को पर्णवृत्त जो होती है, पेटियोल्स की बात किया जा रहा है ना, पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, सही बात है ये। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, तो वो पेड़ कहलाती है, ठीक ना। कमजोर तना जो सिद्ध खड़ा नहीं हो सकता है, लता कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो लता ही कहलाएगा, ये हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। चलिए आज की आपका ये रहा आपका, पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से कैसे लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो कहिएगा हाँ, डायरेक्ट नाइट्रोजन को रूप में नहीं लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और नाइट्रेट का सूत्र होती है NO3-। पौधों की जड़ें जो होती है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसको NO3- कहते हैं, आयन के रूप में लेते हैं वो। आज का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल आप लोग ही बता दीजिए कौन होने वाला है। टमाटर में बीज रहित फल का उत्पादन संभव है, हाँ संभव है। टमाटर में बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। कब, जब हम लोग हार्मोन का सेक्रेशन, उस पर हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं तब। इसका मतलब कि इससे भी प्रभावित होती है। टमाटर के खेतों में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, माने कि पोषक तत्व की बात करते हैं तो एगो दीर्घ मात्रिक और एगो लघु मात्रिक होती है, सूक्ष्म मात्रिक होती है। पादकों पर खनिज घोल छिड़कने से तो और अच्छा है, खनिज घोल छिड़किएगा तो और ज़्यादा क्या होगा, ग्रोथ होगा उसमें। पुष्पों पर आपका हार्मोन छिड़कने से, सही बात है, हार्मोन का छिड़काव किया जाता है तो वो सीडलेस बन जाती है, सीडलेस आपका टमाटर बन जाती है, यानी कि सीडलेस टमाटो बन जाती है। और सही जवाब हो गया। आज का कुछ क्वेश्चन आप लोगों को 2-4-5 क्वेश्चन रटने वाली थी और बाकी क्वेश्चन समझने वाली थी। और शुरुआत में फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छी थी ये, और कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी बहुत अच्छी थी। चलिए